देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं राजस्थान के एक छोटे से जिले कोटा से बिलोंग करता हूँ। ये 7 साल पहले की बात है जब मैंने एक नई गाड़ी खरीदी थी। हमारे यहाँ नई गाड़ी के बाद अपनी बहन या किसी बेटी से गाड़ी पर टीकाकरण कराया जाता है और राखी बांधी जाती है। वो शुक्रवार का दिन था जब मैं अपनी बहन संतोष के ससुराल गया हुआ था और उस दिन राखी बंधवाने के बाद मैं और मेरा खास दोस्त जगदीप हम दोनों वापस अपने गांव लौट रहे थे। रहना जो अजमेर का एक बोलबाला जिला है। कोटा से अजमेर लगभग 11 घंटे का सफ़र पड़ता है। खैर, जगदीप गाड़ी चला रहा था और मैं उसके पास वाली सीट पर बैठा विंडो से झांक रहा था। बाहर से आ रही ठंडी ठंडी हवा के वेग से मेरे हाथों में कपकपी छूट गई थी और इतने में ही जगदीप ने गाड़ी रोक दी। मैंने जब जगदीप से गाड़ी रोकने का कारण पूछा तो उसने बताया कि ठंड की वजह से गाड़ी चलाने में उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है और अब ज़्यादा देर तक ड्राइव करना मुमकिन नहीं होगा। ऊपर से गाड़ी की विंडो बंद करते ही उसका जी घबराने लगता। फिर मैंने गाड़ी ड्राइव करना शुरू किया। तभी हम एक स्कूल की तरफ मुड़े। वहाँ से आगे का रास्ता अब मैं भूल गया था। तो फिर मैं वहीं के एक दुकानदार के पास गया तो उसने मुझे आगे का रास्ता बताया। उसके रास्ते के बताए मुताबिक मैं गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा। फिर हम एक हॉस्पिटल के बगल से होते हुए निकले और गाड़ी एकदम से जंगली रास्तों में घुस गई। शाम के 7 बजने को आए थे और पूरी रात का सफ़र काटने के बाद ही हम अपने घर के लिए पहुंच पाते। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था मानो जिस रास्ते से हम आए हैं वो रास्ता सरासर गलत है। लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा। जिस रास्ते पर मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा टूटा फूटा था, तो गाड़ी के टायर किसी बॉल की तरह उछल रहे थे। महज थोड़ी देर के बाद एक मोड़ आया और उस मोड़ के आते ही गाड़ी के अंदर एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे किसी पटाखे की तरह। इस आवाज़ को सुनकर मैं दंग रह गया। फिर गाड़ी थोड़ी दबी दबी चलने लगी। फिर मैंने गाड़ी को रोका और नीचे उतरकर टायर को देखा तो मैंने पाया कि गाड़ी का एक टायर पूरी तरह पंक्चर हो चुका था। वो टायर सड़क से एकदम चिपक चुका था। फिर जब एक नज़र गाड़ी के बोनट पर गई तो वहाँ हल्का सा खून लगा हुआ था और गाड़ी के बोनट पर खून को देखते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। कहीं मैंने कोई एक्सीडेंट तो नहीं कर दिया। उस वक्त जगदीप भी गाड़ी से बाहर निकला और जब उसने भी गाड़ी के बोनट पर खून लगा हुआ देखा तो वो हैरान रह गया और मुझसे पूछने लगा, अरे भाई ये क्या किया तूने? तभी मैंने कहा, यार मैंने कुछ नहीं किया। अब हम दोनों इस बात से अनजान थे कि आखिर हुआ क्या है। फिर उसने गाड़ी के टायर में पंचर देखा तो वो माथा पकड़कर बैठ गया, क्योंकि इस हालत में हमारी मदद करने वाला यहाँ पर कोई नहीं था। दूर दूर तक बस घनघोर जंगल था। गाड़ी में एक एक्स्ट्रा टायर तो था, लेकिन आज से पहले मैंने कभी भी गाड़ी के टायर को चेंज नहीं किया था, तो मुझे नहीं पता था कि टायर कैसे बदलते हैं। और जब मैंने जगदीप को टायर बदलने के बारे में पूछा तो उसने भी आज तक टायर को चेंज नहीं किया था, और तो और उसे तो जैक लगाना भी नहीं आता। पहले तो हम उस जंगली रोड पर किसी से मदद की उम्मीद लगाए गाड़ी के बगल में बैठे रहे, लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि उस NH 29 पर गाड़ी ना के बराबर गुजर रही थी। कुछ देर वेट करने के बाद हम दोनों को समझ में आ गया था कि किसी का इंतज़ार करने में कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर मैंने मोबाइल निकाला और मैप पर सर्च करने लगा। तब पता चला कि फ़ोन के नेटवर्क के मुताबिक यहाँ से 4 किलोमीटर आगे एक ढाबा है जहाँ पर हम रात के लिए तो रुक सकते हैं, लेकिन गाड़ी को अकेला छोड़ना मुझे तो बिल्कुल भी सही नहीं लगा। फिर अचानक एक बूढ़ा आदमी आ गया। मुझे नहीं पता कि वो आदमी किस तरफ से आया, लेकिन उसके हाथों में एक लकड़ी थी और वो थोड़ा झुककर चल रहा था। फिर बाद में वो सीधा हमारी गाड़ी के पास आया और बड़ी ही धीमी आवाज़ में बोला, क्या हुआ बेटा, मुसीबत में लग रहे हो? फिर मैंने उस आदमी को बताया कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है और आगे के ढाबे की दूरी भी यहाँ से 4 किलोमीटर की है। नई नवेली कार को इस तरह जंगल के बीच अकेला छोड़कर जाना हमें ठीक भी नहीं लग रहा था। फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, आप चिंता मत करो, यहाँ बगल में ही मेरा घर है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आज रात के लिए आप मेरे घर पर आ जाओ। उस बूढ़े की बातों से मुझे उसका व्यवहार भी बहुत ज़्यादा अजीब लगा, क्योंकि जंगल के बीचों बीच बना उसका घर भला कैसे हो सकता है? वो क्या था कि मुझे हर किसी पर शक करने की आदत थी। मैंने अपनी गर्दन को तिरछा करते हुए कहा, पर बाबा इस घोर जंगल में भला आपका घर कैसे हो सकता है? मेरी बात सुनते ही वो बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया और मुझसे बोला, अरे बेटा, मैं काफ़ी सालों से इसी जंगल में हूँ और यहाँ से थोड़ी दूर मेरा घर है।
पता नहीं क्यों, लेकिन उस आदमी की बातों पर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन जगदीप के कहने पर ना चाहते हुए भी मैं उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगा। फिर कुछ दूर आगे जाते ही उस आदमी ने मुझे रुकने को कहा। दरअसल उसने बताया कि सामने की ओर से उसे मांस की बू आ रही है। और जब उस आदमी ने बताया कि उसे मांस की बू आ रही है, तब मैं पूरे तरीके से पक्का हो गया था कि यह कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं है। फिर सामने की तरफ मुझे उसका घर नजर आने लगा, जैसे कोई पुराना पड़ा खंडर मकान हो, जिसके बाहर एक हल्का सा बल्ब जल रहा था और उस बल्ब के नीचे मुझे एक पेड़ जैसा कुछ दिख रहा था। खैर, फिर मैं उस मकान के पास गया। वो आदमी अभी भी हमारे आगे आगे चल रहा था। फिर जैसे उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर से गर्द निकलने लगी। तभी मैंने देखा कि घर के अंदर मिट्टी की मोटी परत जमी हुई थी। फिर जब मैं उस घर के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि मकड़ियों के जाले और धूल से सनी हुई मिट्टी की दीवारें, और तो और साफ सफाई तो दूर की बात थी, ऐसा लग रहा था मानो कई सालों से दरवाज़ा तक नहीं खुला हो। उस आदमी ने एक कमरे की तरफ इशारा किया और हमसे बोला कि तुम आज रात के लिए उस कमरे में ठहर जाना और गलती से भी कमरे का दरवाज़ा मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी ओर मेरे मन में गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे कि कहीं कोई मेरी गाड़ी को चोरी ना कर ले, क्योंकि वो उन जंगलों के बीचों बीच सड़क से सटी हुई थी। लेकिन कार पर चोर का मन चलना कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे लगा कि इस घर में रुकने से तो अच्छा है गाड़ी के अंदर ही रुक जाते हैं, जिससे गाड़ी भी सेफ होगी और आगे भी किसी चीज़ का डर नहीं लगेगा। तभी मैं उस घर का दरवाज़ा खोलकर उस घर से बाहर निकलने की खातिर मैं वापस से मुड़ा ही था कि तभी मैंने देखा कि उस घर में 3 कुत्ते बैठे थे और मांस के टुकड़ों को चबा रहे थे। वो बुजुर्ग आदमी उनके बगल में ही बैठा था। मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गई जब मेरी नज़र उस आदमी के पैरों पर पड़ी। दरअसल उस आदमी का पाँव वो कुत्ते काट काट कर चबा रहे थे। वो नज़ारा मुझे इतना खौफनाक लगा कि मैं आंख बंद करके ज़ोर से चिल्लाया और मेरी चीख की आवाज़ उस घर में पूरी तरह से गूंजने लगी। इतने में मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और जब मैंने सामने देखा तो वही बूढ़ा आदमी खड़ा था और उसके आजू बाजू में कोई नहीं था। घर का नज़ारा एकदम सामान्य था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। और फिर वो हल्के से बोला, अरे बेटा क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? जब मैंने उसे अपने करीब देखा तो मैं अपने आप ही कांप उठा। मैं 2 कदम पीछे हट गया और जगदीप को उठाने लगा, लेकिन फिर उस घर का पूरा नज़ारा बदलने लगा और उस बूढ़े आदमी का हुलिया भी एकदम से बदल गया। किसी मासूम की तरह नजर आने वाला वो बुढ़ा एक शैतान बन गया था। फिर अचानक ही उस घर की दीवारों में टूट फूट होने लगी और देखते ही देखते पूरे घर का हाल बेहाल हो गया। मैं और जगदीप अपनी जान बचाकर उस घर से बाहर निकल गए। अब मुझे भी सच में सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी और मैं और जगदीप उसी वक्त भागने लगे। और हम दोनों तब तक नहीं रुके जब तक कि सड़क के बीच नहीं पहुंच गए। हम दोनों जल्दी से सड़क पर चढ़े और गाड़ी के पास पहुंचे। और जब गाड़ी के पास गए तो हमने देखा कि हमारे चारों तरफ कुत्ते फैल गए थे और उन सभी ने हमें चारों ओर से घेर लिया। मैं और जगदीप गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी के अंदर बैठ गए, लेकिन फिर अचानक मेरी आंख में कुछ गिर पड़ा और मैं अपने एक हाथ से अपनी आंख को मसलने लगा। फिर कुछ देर तक तो मैं अपनी आंख को खुजलाता रहा और उसके बाद जब मैंने आंख खोली तो मैंने देखा कि मुझे मेरे सामने एक बहुत ही तेज़ रोशनी चमकती हुई नज़र आ रही थी और उस रोशनी के प्रभाव से मेरी आंखों में तेज जलन हो रही थी। जगदीप भी अपनी आंखों के सामने अपने हाथ दिए बैठा था। फिर वो रोशनी अचानक ही धीरे धीरे कम होने लगी और जैसे वो रोशनी मेरे आंखों के सामने से हटी तो मैंने देखा कि सामने की तरफ एक बहुत ही बड़ा दरवाज़ा था और उस दरवाजे के आजू बाजू में कुछ चीज़ें चमक रही थी। मुझे नहीं पता कि उस वक्त अचानक मुझे ऐसा क्या हुआ कि मैंने गाड़ी को उस दरवाजे की ओर बढ़ा दिया, लेकिन मौके पर ही किसी ने मेरे हाथ को पकड़ लिया और गाड़ी के एक्सीलेटर को छोड़कर ब्रेक पर पैर रख दिया और तब जाकर मेरा सुन्न पड़ा शरीर फिर से होश में आ गया। अब तक मैं पूरा पसीने से तरबतर हो चुका था। शरीर में अजीब सी हलचल हो रही थी कि तभी पीछे से आवाज़ आई, मैंने तुम लोगों को कहा था मेरे घर पर रुक जाओ, मगर तुम नहीं माने। अब तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। सामने जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है ना, अगर तुम लोगों ने गलती से भी उसके अंदर प्रवेश किया तो तुम लोग हमेशा हमेशा के लिए उस दुनिया में समा जाओगे। और अगर तुम लोग कुछ देर के लिए यहाँ पर और भी रुके तो ये भेड़िया टाइप के दिखने वाले जानवर तुम्हें फाड़ कर खा जाएंगे। अब एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। उस बुजुर्ग आदमी ने बताया कि 1 दशक पहले वो इसी जंगल में रहता था, लेकिन जिन कुत्तों को वो खाना खिलाता था एक दिन भूख की तड़प में उन्होंने उसे ही काट कर खा लिया।
उन कुत्तों की भूख कुछ इस प्रकार की होती है कि वो भूख के मारे कुछ भी खाने लगते हैं। वो बुढ़ा आदमी आज भी उन कुत्तों की भूख को निपटाने के लिए खुद को समर्पित करता है। मुझे उस आदमी की इस अनसुलझी सी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, तो मैंने ना ही तो गाड़ी को आगे बढ़ाया और ना ही गाड़ी से नीचे उतर पाया। कुछ देर के बाद हालत कुछ इस तरह से बिगड़ गई कि मेरी नई नई गाड़ी के कांच टूटने लगे और उन कुत्तों के ज़ोर ज़ोर से भौंकने से मुझे पता चल गया था कि उस आदमी की बातें काफ़ी हद तक एकदम सही थी। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो आदमी अभी भी पीछे वाली सीट पर बैठा मुस्कुरा रहा था। जगदीप तो बेहोश हो गया था। तभी मैंने उस आदमी के सामने हाथ जोड़े और अपनी जान की भीख मांगने लगा। फिर उस आदमी ने बताया कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो 2 मिनट के लिए मौन धारण कर लो और फिर तुम्हारी आंखों के अंदर कुछ गिर जाएगा और उसी समय जगदीप को लेकर भाग जाना। मैंने ऐसा ही किया। 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और जगदीप को भी होश में लाया, लेकिन जगदीप काफ़ी डरा हुआ था। फिर जब मेरी आंख में कुछ गिरा तो मैं मसलने लगा और अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर लाल रंग की एक रोशनी की तरफ भागने लगा। जगदीप को मैंने ऐसा ही करने को बोला था, लेकिन जगदीप के साथ वो मेरी आखिरी मुलाकात थी, क्योंकि मैं तो वहाँ से बचकर निकल गया। लेकिन मेरा दोस्त जगदीप आज भी अनसुलझे रहस्य में फंसा हुआ है। उस दिन तो मैं बच गया, लेकिन अपने दोस्त जगदीप को खतरों की दुनिया से बाहर नहीं निकाल सका और जगदीप हमेशा हमेशा के लिए एक राज की दुनिया में समा गया। मैं पूरी रात जंगल के पेड़ों के नीचे भटकता रहा और सुबह होते ही मदद लेकर वहाँ से निकल गया। मैंने जगदीप को काफ़ी ढूंढा, लेकिन उसका पता कहीं नहीं चल पाया। कहते हैं वो बुढ़ा आदमी उस जंगल में फंसने वाले लोगों को बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन अनजाने में वो लोग खुद ही जाल में फंसकर मर जाते हैं। और भयानक रूप में दिखने वाले वो कुत्ते किसी शैतान का रूप है, जिन्होंने उस आदमी को तो मार ही दिया, साथ ही वो जंगल में आने वाले इंसान के जिस्म की भूख रखते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।